बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 साल की उम्र इतनी भी कम नहीं होती जितना लोग समझते हैं। कम से कम मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने 18 सालों में 36 सालों जितना सफ़र तय कर लिया था। मेरी माँ और मेरा बाप, जब मैं इन दोनों को रात के किसी पर देखती तो अपने आप पर काबू रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बार बार वजूद पसीने में शराबूर हो जाता है। मेरे अंदर एक आग सी जल उठती है और फिर बाकी की रात गुजारना मेरे लिए एक इम्तिहान जैसा होता है। शायद यही वजह थी कि 18 साल की उम्र में मेरा जहन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मुझे हर वो ख्याल आता है जो मुझ जैसी जवान लड़की को नहीं आना चाहिए। हमारा एक कमरे का घर था जिसमें मेरे माँ बाप और मेरी छोटी बहन हम सब रहते थे। माँ बाप की एक चरपाई थी और एक चरपाई पर मैं और छोटी बहन सोती थी। मेरी छोटी बहन तकरीबन मुझसे 7-8 साल छोटी थी, इसलिए उसे इन बातों की समझ नहीं थी जिन बातों की मुझे समझ आ गई थी। मैं आधी रात को जब अपने माँ बाप की बातें सुनती तो मेरे कानों की लुएं सुर्ख होने लगती हैं और शर्म से मेरा बुरा हाल होता था। मेरा बाप बहुत खुली बातें किया करता था, उसके लफ्ज़ों में बड़ी बेहयाई होती है। मेरे बस नहीं चलता कि मैं उठकर बैठ जाऊं और अपने बाप को बताऊं कि मैं अभी जाग रही हूं। मेरे सामने तो ये सब न करें, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बाप के सामने इस तरह की बेबाक बातें कर सकूं। फिर भी मैं अपनी आंखें कस के बंद कर लेती, तो कभी झरोकों से देखती, कभी तो मेरे जज्बात मुझ पर इतने गालिब आते कि मेरा दिल चाहता कि बस मैं अपने बाप को ही पकड़ लूं और कहूं कि अब बस कर दें, मेरा सब्र ख़त्म हो गया है, मैं मज़ीद ये सब नहीं देख पाऊंगी। लेकिन मैं बस सोच सोच कर ही रह जाती। घर के हालात अच्छे नहीं थे, हम काफ़ी गरीब थे, और फिर इस पर हर रात इस अज़ियत को बर्दाश्त करना, अपनी आंखों से अपने माँ बाप को इस तरह देखना। मैं अपने अंदर ही अंदर एक अनदिखी आग में जलने लगी। मेरा दिल चाहता है कि कोई मुझे मिले जिसका हाथ पकड़ूं और उसको घर से कहीं दूर ले चलूं और अपनी हर ख्वाहिश की तकमील कर लूं। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स ही नहीं था। फिर एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं घर से बाहर निकलूं और अपनी किस्मत को बदलूंगी। किसी हम सफ़र को तलाश करूंगी और इस एक कमरे के घर से अपनी जान छुड़ा लूंगी। मैं मज़ीद इस तरह तड़प तड़प कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। जब यही बात मैंने अपने अब्बा को बताई कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो मेरा बाप बहुत ज़ोर से हंसा और कहने लगा, तलीम के नाम पर तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है और तू नौकरी करेगी? यहाँ अच्छा भला इंसान जूते चटखाता फिरता है। अब्बा की ये बात मेरी अना पर लगी। मैंने गुस्से में अब्बा से कहा कि देखिएगा कि मैं 4 दिन में ही नौकरी तलाश कर लूँगी और फिर ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। मेरी बात सुनकर अब्बा ने एक तेज़ नज़र मुझ पर डाल दी और कहने लगा, ठीक है, जाओ अपना शौक़ पूरा कर लो, लेकिन अगर 4 दिनों में नौकरी ना मिली तो दोबारा इस घर की दहलीज पार करने के बारे में सोचना भी मत। अब्बा की ये बात सुनकर मेरा दिल कांपा था, लेकिन फिर अगले ही दिन मैं बंद सवर के नौकरी के लिए निकल पड़ी। अम्मा तो किसी खाते ही में नहीं आती थी। वो रात भर अब्बा को बर्दाश्त करके सुबह देर तक सोई रहती थी और फिर जब उठती तो अपना थका हारा हुआ जिस्म लेकर घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती। उसके पास जैसे कहने को कोई बात ही नहीं थी। हर रात अब्बा को बर्दाश्त करना अपने आप में एक मुश्किल काम था। अक्सर तो अब्बा नशे में लौटता और फिर उसके बाद वो जिस तरह की हरकतें करता, अगले दिन अम्मा शर्म के मारे आधा आधा दिन हमसे मुंह छुपाए फिरती। अम्मा को अंदाज़ा था कि मैं अब जवान हो गई हूँ और मुझे ये सारी बातें समझ में आती हैं, इसलिए अम्मा अक्सर ही अपने मुंह पर पल्लू डाल लेती या फिर मुझसे नज़र ही न मिलाती। इन्हीं सब चीज़ों से तंग आकर तो मैंने नौकरी का फ़ैसला किया था, लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं था कि किस दफ्तर जाना है, क्या बात करनी है। बस मैं ऐसे ही घर से निकली और रिक्शे वाले से कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हों और मुझे कोई नौकरी मिल जाए। जो जमा पूंजी मेरे पास थी वही मैंने उसके हाथ में रख दी थी और फिर वो मुझे एक फैक्ट्री के आगे ले गया। कहने लगा, यहाँ रोज़ नई नई लड़कियों की भर्ती होती है, तुम भी किस्मत आजमा कर देख लो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फैक्ट्री के अंदर गई तो पता चला कि यहाँ थोड़ी पढ़ी लिखी लड़कियों को भी काम पर रखा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब्बा के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, लेकिन दुनिया की अलफ बे का भी पता नहीं था।
میں نے ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی سے کہا کہ میری مالک سے بات کروا دو، میں خود انہیں اپنا مسئلہ بیان کروں گی۔ میری بات سن کر اس لڑکی نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ مالک ہر کسی سے نہیں ملتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اسے مجھ پر کوئی ترس نہ آیا۔ میں باہر واپسی کے لیے نکلنے لگی تو تب ہی میری نظر ایک بڑی سی گاڑی پر پڑی جس میں ایک پینٹ کوٹ پہنے لمبا چوڑا آدمی اترا۔ مجھے یہ یقین تھا کہ یہی کمپنی کا مالک ہوگا۔ 55 سال کے قریب تھا، میرے ابا سے بھی عمر میں تھوڑا بڑا۔ بے اختیار مجھے ابا یاد آیا اور ابا کی وہ باتیں بھی جو ابا اماں سے کیا کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس عمر میں اکثر آدمی جذبات میں پاگل ہوتے ہیں، اس لیے میں نے کسی خیال کے تحت اپنا دوپٹہ سامنے سے ہٹا دیا، تھوڑا گلا نیچے کو سرکایا، اپنے بال کھولے اور اس کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے کسی بھی صورت یہ نوکری چاہیے تھی اور ساتھ ہی ساتھ کسی کا ساتھ بھی چاہیے تھا۔ میں نے دھیرے سے اسے مخاطب کر کے کہا، سر میری بات سن لیجیے۔ اس آدمی نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر میرے قریب آیا اور پھر اپنے گارڈ کی طرف دیکھا۔ گارڈ نے بتا دیا کہ میں بھرتی کے لیے آئی ہوں۔ وہ آدمی میری خوبصورتی کو نظر انداز نہ کر سکا۔ اس نے سر سے پاؤں تک ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔ میں بھی بڑی شان سے اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ جو لڑکی ریسیپشن پر بیٹھی تھی مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ بہرحال اندر جا کر مالک نے کہا، ٹھیک ہے میں ایک نوکری دینے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں بہت دل لگا کر محنت سے کام کرنا ہوگا۔ میں حیرت سے مالک کو دیکھنے لگی کہ پتہ نہیں مجھے کون سی نوکری آفر کرنے والا ہے۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ مجھے اتنی آسانی سے کوئی نوکری نہیں ملنے والی تھی، اور گھر سے باہر نکل کر تو اس بات کا مزید یقین ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے مالک سے پوچھا کہ آپ مجھے کون سی نوکری دینا چاہتے ہیں؟ مالک نے دھیرے سے میرے بالوں کو میرے کندھے سے پیچھے کیا اور پھر اپنی انگلی میری گردن پر پھیرتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنا سیکرٹری رکھ سکتا ہوں۔ ہر وقت میرے ساتھ رہنا، جہاں میں جاؤں گا تمہیں بھی چلنا ہوگا۔ مالک کا انداز ایسا تھا کہ ایک دم ہی میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گئی۔ پہلی بار کوئی غیر مرد میرے اتنے قریب آیا تھا۔ میرے جذبات سے لگنے لگے تھے۔ رات والی ابا کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں اور میں نے شرم سے سر جھکا لی تھی، لیکن میں نوکری کا یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے مالک سے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ میری بات پر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، آج سے ہی اپنی نوکری شروع کر دو، تمہیں اس کمرے میں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں نے کچھ گھبرا کر پوچھا کہ میرا کام کیا ہوگا، تو مالک اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے کوٹ کے بٹن کھولو۔ میں ایک دم حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، تمہاری نوکری شروع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے اس کے کوٹ کے بٹن کھولے۔ وہ کہنے لگا، اب جی کوٹ اتار کر سائیڈ ہینگر پر لگا دو اور ساتھ ہی اپنا دوپٹہ بھی وہیں ہینگ کر دو۔ میری سیکرٹری ہو، تمہیں فیشنیبل بھی بننا پڑے گا۔ میں نے اس کا کوٹ اتار کر ہینگر پر لگایا اور ساتھ ہی کچھ جھکتے ہوئے اپنا دوپٹہ اتار کر بھی وہی لٹکا دیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بس تمہیں میرے ایسے کام کرنے ہیں۔ اس عجیب سی نوکری پر مجھے حیرت ہوئی تھی اور خوشی بھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا اور اس نے مجھے اچھی خاصی تنخواہ کی آفر کی تھی۔ اس لیے میں اسی کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ دفتر کے کاج کرتا رہا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، میرا آج کا کام ختم ہو گیا ہے، میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلی جاؤ، اب کل صبح آنا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو دوپہر کے 1 بجے تھے۔ اتنی جلدی میری چھٹی ہو رہی تھی۔ میں تو بڑی خوشی خوشی کھڑی ہوئی، اپنا اولیا سدھارا اور سیدھی گھر کو پہنچ گئی۔ ابا کو نوکری کی خبر سنائی تو ابا کو یقین ہی نہیں آیا۔ کہنے لگے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ مگر جب میں نے ابا کو بتایا کہ فلاں فیکٹری میں نوکری کرنے لگی ہوں تو ابا نے جیسے تیسے یقین کر لیا۔ پھر کہنے لگے کہ تو جو بھی کمائے گی میرے ہاتھ میں رکھ دینا۔ ابا کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا، لیکن میں نے فی الحال کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات سما گئی تھی کہ مجھے اس نوکری سے اپنی قسمت بدلنی ہے۔ میری نوکری کا یقین آنے کے بعد ابا بڑا ہی خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ خود ہی شام کو مٹھائی بھی لایا تھا اور پھر اپنے دوستوں میں چلا گیا۔ جب وہ لوٹا تو نشے میں تھا اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اب ساری رات کیا ہوگا، اس لیے جلدی سے چرپائی پر لیٹ کر میں نے اپنے اوپر چادر ڈالی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابا نے اماں کو کس کر پکڑ لیا اور پھر وہی باتیں کرنا شروع کر دیں۔
अब्बा पूरे नशे में था और वो नशे की हालत में ही अम्मा के साथ ज्यादती कर रहा था। मैंने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थीं, जबकि अम्मा की हल्की हल्की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थीं। अम्मा हमेशा की तरह अब्बा से पनाह मांग रही थी, लेकिन नशे में दर्द अब्बा को अम्मा का ख्याल कब आता था। सारी रात ऐसे ही अजियत में गुजर गई और फिर जब अगले दिन मैं फैक्ट्री पहुंची तो कुछ ही देर बाद मालिक भी आ गया। वो बहुत ही अजलत में था। कहने लगा, आज हमें शहर से बाहर की तरफ जाना है, वहाँ हमारी नई फैक्ट्री तमीर हो रही है, तो मुझे भी साथ चलना होगा। मालिक की बात सुनकर मैं घबरा गई। मैं तो कभी शहर से बाहर नहीं गई थी, लेकिन खैर ये मेरी नौकरी थी, इसीलिए मैं खड़ी हो गई। मैंने अपना दुपट्टा पहले ही हैंगर पर लगा दिया था और अपने उलिये को अच्छी तरह सेट कर लिया था। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। मालिक के साथ मैं उनके फार्म हाउस पहुंच गई। मालिक मुझे अपने साथ बेड रूम में ले गए, कमरे का एसी चलाया और मुझे अपने साथ बिस्तर पर ही बैठने का इशारा किया। मैं कुछ फासला रख कर बैठ गई तो मालिक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब किया और कहने लगे, उस्मा तुम बहुत ही खूबसूरत हो, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा है। मालिक के इतने करीब होकर मेरे पसीने छूटने लगे थे। मैंने धीरे से नज़रें झुकाईं तो मालिक ने ऐसी बात कह दी कि मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे मालिक से इस बात की तवक्को हरगिज़ भी नहीं थी। नौकरी के दूसरे दिन ही मालिक ने खुलकर मुझसे अपने जज्बात का इज़हार कर दिया था। वो कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस शादी के बारे में किसी को कुछ न बताना, क्योंकि तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन मुझे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई है। मालिक की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी थी, क्योंकि मैं भी तो जज्बात की आग में सुलग रही थी। मुझे भी अपने घर से फरार चाहिए था। मालिक मुझे एक अलग घर देने को भी तैयार थे। खैर मैंने बिना सोचे समझे हाँ भी कर दी। मालिक ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। कहने लगे, आज ही हम निकाह करेंगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने काजी और गवाहों का इंतज़ाम कर लिया और फिर मुझसे निकाह कर लिया। मैंने ना अपनी माँ के बारे में सोचा, ना बाप के बारे में। अगर कुछ सोचा तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुस्तकबिल का। निकाह के बाद सब लोग वापस लौट गए तो मालिक ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर मेरे साथ वक्त गुजारना शुरू किया। कहने को वो 55 साल के थे, लेकिन उनमें बड़ी ही ताकत थी। कुछ ही देर बाद मालिक के आगे मैं ढेर हो गई और फिर जो सिलसिला चल पड़ा। रोज़ाना मैं दफ्तर आती तो मालिक किसी न किसी बहाने मुझे बाहर ले जाते और फिर वहाँ मेरे साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी करते। मुझे भी ये सब बुरा न लगता, क्योंकि मैं मालिक की बीवी थी और हम दोनों के दरमियान एक जायज़ रिश्ता था। लेकिन एक महीने भी नहीं गुजरा था, मुझे पता चला कि मैं अमीर से हो गई हूँ। मेरे माँ बाप को तो मेरी शादी की खबर ही नहीं थी, इसलिए मैंने सबसे पहले मालिक को ये खबर सुनाई कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनते ही मालिक का चेहरा खुशी से खिल उठा और फिर मालिक कहने लगे कि चलो मैं खुद ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। वो मुझे अपने साथ लेकर निकले और फिर कई घंटों तक गाड़ी चलती रही। मैं परेशान हो गई। मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मालिक ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर जब गाड़ी रुकी तो मेरी जान निकल गई। हम एक गांव में थे और गांव की एक हवेली में गाड़ी रुकी थी। मैंने हैरत से मालिक को देखा तो कहने लगे, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ। ये मेरा गांव है, मैं यहाँ का वडेरा हूँ और शहर में मेरी कई फैक्ट्रियाँ हैं। अब तुम मेरे वारस पैदा करने वाली हो, इसलिए तुम्हें यहीं इस हवेली में रहना होगा। मालिक की बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया था और मालिक अचानक मुझे यहाँ ले आए थे। फिर जैसे ही हम हवेली के अंदर दाखिल हुए तो 3 बड़ी उम्र की औरतें मालिक को देखते ही फ़ौरन हाथ बांध कर करीब आ गईं। फिर कहने लगीं कि आप आने वाले थे, हमको इत्तला करते, हम आपके आने की तैयारी करते। मालिक ने इन तीनों को देखा और कहने लगे, इससे मिलो, ये मेरी बीवी है उज़मा, ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आज से ये इस हवेली में रहेगी। वो तीनों हैरत से मुझे देखने लगी और फिर जब मालिक ने उनका तारुफ मुझसे करवाया तो मुझे लगा कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। मालिक कहने लगे, ये तीनों मेरी बीवियां हैं और तीनों ही मुझे बच्चा नहीं दे सकती, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। अब तुम मेरा वारिस पैदा करोगी।
मालिक ने मुझे यही बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, इसलिए मैंने उनसे शादी कर ली थी। उनकी 3 बीवियों को देखकर तो मेरी जान निकल गई। माँ बाप से ये बात छुपाई थी, शायद उसी की सज़ा मुझे मिली थी। मैं ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती और मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ी थी। काश कि मैं एक कदम ही ना उठाती तो आज यहाँ ना होती। ये सोचकर मेरी जान निकल रही थी कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो उसे मुझसे छीन लिया जाएगा और मुझे कचरे की तरह फेंक दिया जाएगा। मैं अपना बच्चा कैसे इन 3 औरतों के हवाले कर सकती थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी जान ले लूँ, लेकिन मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी। सारी ज़िंदगी मैंने अपने बाप को अपनी माँ के साथ जुल्म करते देखा था। फिर अब्बा हर रात मेरी माँ के सामने अपनी आशिकी मशूक़ी के किस्से सुनाता था। उसके न जाने कितनी औरतों के साथ तल्लुकात थे। वो जो भी कमाता उन्हीं औरतों पर लुटाता था और इसी बात पर अम्मा और अब्बा के दरमियान हर रात बहस होती थी। अम्मा जब भी अब्बा से कहती कि बेटियां जवान हो रही हैं, ये हरकतें ना करो, तो अब्बा कहते थे जवान हो रही हैं तो मैं क्या करूं, अपने आप को देख कितनी बुढ़ी लग रही है, तो इसे कौन खुशी हासिल कर सकता है। बाहर की औरतें ही मुझे खुश करती हैं। ये बातें सुन सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और शर्म से ज़मीन में गड़ जाया करती थी। जब कभी अब्बा बहुत ज़्यादा नशे में होता तो अम्मा को ज़बरदस्ती इस्तेमाल करने की कोशिश करता। अम्मा अब्बा के दरमियान रोज़ रोज़ होने वाली इन बातों ने मुझे बहुत बागी कर दिया था। मुझे अपने घर से ही नफरत होने लगी थी। मेरा बाप जवान बेटियों के होते हुए गैर औरतों में दिलचस्पी रखता था। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि अब्बा का गिरबान पकूं और कहूं कि अब्बा मेरे सामने ऐसी बातें न कर। जब वो गैर औरतों के जिस्म की खूबियाँ बयान करता तो मैं शर्म से लाल पड़ जाती। अम्मा का भी हाल कुछ ऐसा ही होता था। अम्मा को अंदाज़ा था कि मैं हर रात जागी होती हूँ, इसलिए अगले दिन अम्मा मुझसे नज़र तक न मिलाती थी। इस सब से तंग आकर ही तो मैं घर से निकली थी और चाहती थी कि मुझे सुकून की ज़िंदगी मिल जाए, पैसा और एक ऐसा मर्द जो मेरा ख्याल रख सके। बड़ी उम्र के आदमी से भी मैंने यही सोच कर शादी की थी कि वो मुझ जैसी जवान बीवी को हासिल करेगा तो कभी अब्बा जैसे शिकवे शिकायतें नहीं करेगा। लेकिन मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैंने अपने हाथों अपनी कब्र खोदी थी। मुझे इस हवेली में बंद रहते रहते कई महीने गुजर गए थे। मेरी हालत हर गुजरते दिन के साथ साथ ख़राब होती चली जा रही थी। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। मेरी तीनों सौतें मेरे पास आती तो मुझसे बहुत बुरा रवैया रखती, मुझे बुरा भला कहती और साफ लफ्ज़ों में कहती कि बच्चा पैदा होते ही मुझे वापस शहर भेज दिया जाएगा। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब बच्चे की पैदाइश हुई तो मेरी ज़हनी अजीतों की वजह से मुर्दा बच्चा पैदा हुआ और डॉक्टर ने बताया कि अब मैं शायद कभी माँ ना बन सकूं, क्योंकि काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी थीं। मुर्दा बच्चे को देखकर मेरा मालिक चीख चीख कर रोने लगा था। वो कई सालों से बच्चे के लिए तरस रहा था और बच्चे की खातिर ही उसने ये गलत तरीका अपनाया था। शायद इसलिए कुदरत ने एक दफ़ा फिर उसे खाली गोद छोड़ दिया था। जब उसे पता चला कि अब मैं माँ नहीं बन सकूंगी तो उसने मुझे वापस मेरे घर छोड़ दिया और साथ ही मुझे तलाक भी दे दी। मैं बर्बाद होकर वापस लौटी थी, लेकिन आज तो मेरे मालिक के कुछ भी नहीं आया था। मुझे देखते ही मेरी माँ मेरे गले लग गई थी। रो रो कर पूछ रही थी कि मैं इतने अरसे से कहाँ थी। मैंने शुरू से आखिर तक अम्मा को सब कुछ सच सच बता दिया। अम्मा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहने लगी ये सब मेरी गलती है। जब एक औरत एक गलत मर्द के साथ मजबूरन ज़िंदगी गुजारती है तो उसके बच्चों की इसी तरह बर्बादी होती है। अगर एक औरत सही वक्त पर अपने हक में आवाज़ नहीं उठाती और अपने शोर से अलग नहीं होती तो फिर उसके बच्चे सारी ज़िंदगी ऐसे ही ठोकरें खाते हैं। काश मैं सही वक्त पर तेरे बाप की हरकतों को देखते हुए अपना रास्ता अलग कर लेती तो तू इन गलत रास्तों से बहुत दूर रहती। आज मैं दोबारा से उसी कमरे में बंद हूँ। मेरी हालत देखकर मेरा अब्बा सुधर गया है। उसे पता चल गया है कि उसके गलत कामों का क्या नतीजा निकला है। मैंने भी अपनी गलतियों की बहुत बड़ी सज़ा भुगती है, लेकिन जिसने मेरे साथ बुरा किया खुशियाँ उसको भी ना मिली। शहर के हालात ख़राब हुए तो बत्ताखोरों ने सर उठाना शुरू कर दिया। इन बत्ताखोरों की जद में मेरा मालिक भी आ गया। उसने काफ़ी बता दिया, लेकिन वो जान ही नहीं छोड़ रहे थे। मेरे मालिक ने सारी फैक्ट्रियाँ बेच दी और सारा पैसा बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर दिया। उधर बांग्लादेश में मालिक के पार्टनर ने उसे धोखा दिया, सब कुछ हड़प कर गया और मालिक को पाकिस्तान भगा दिया। मेरी तीनों सौतें गांव के करीब एक मज़ार पर सालाना उर्स लगता था, उसमें शिरकत के लिए गईं।
راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 کی ڈیتھ ہو گئی اور 1 معذور ہو گئی ہے۔ اور میرا والد گردوں کا مریض ہے، زیادہ شراب کی وجہ سے اس کے گردے خراب ہو گئے ہیں۔